नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राहुल गांधी अमेठी से नहीं रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। चर्चाएं चल रही थीं कि अमेठी से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे और लड़ने चले गए रायबरेली। प्रियंका गांधी किसी सीट से चुनाव ही नहीं लड़ेंगी, कांग्रेस ने आज यह भी साफ कर दिया। लेकिन सवाल तब भी बना हुआ है कि राहुल गांधी ने अमेठी की सीट क्यों छोड़ दी। राहुल गांधी को जब यूपी से ही लड़ना था तो उन्होंने अमेठी की सीट क्यों छोड़ी। यह एक ऐसा फैसला है जिसने राहुल गांधी को सवालों के बवंडर में डाल दिया है। जयराम रमेश ने कहा है कि आज स्मृति ईरानी की सिर्फ यही पहचान है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ती हैं। अब स्मृति ईरानी से वो शोहरत भी छिन गई। जयराम रमेश की यह दलील दिलचस्प है। कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा को उतारकर स्मृति ईरानी से क्या वो शोहरत छीन ली कि वो राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं। जयराम रमेश ने तो अपनी बात कह दी। आप बताइए, राहुल गांधी का यह फैसला राजनीतिक फैसले के रूप में देखा जाएगा या मीडिया मैनेजमेंट से चलने वाली राजनीति को गच्चा देने वाले फैसले के रूप में। हम आज के अपने वीडियो में इससे जुड़े तमाम सवालों पर विस्तार से बात करने वाले हैं। आप लेकिन पूरा देखिएगा। रवीश कुमार ऑफिशियल के सब्सक्राइबर्स की संख्या 1 करोड़ होने वाली है, 10 मिलियन। आप दर्शकों ने जो लड़ाई लड़ी है उसके आगे ये जो निडर बने फिरते हैं टिक नहीं पाएंगे। आपका आभार। इसलिए आज का वीडियो लंबा है मगर पूरा ही देख जाइए। अमेठी के फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और अशोक गहलोत एक साथ उतरे। दोनों भाई बहन की यह तस्वीर उस मीडिया के लिए सदमे से कम नहीं जो अमेठी में राहुल के स्वागत के लिए तैयार बैठा था। उस मीडिया से अमेठी की हेडलाइन आज छिन गई। हाई प्रोफाइल उम्मीदवार के कवरेज की ट्रेनिंग इतनी हो गई है कि मीडिया को समझ ही नहीं आया कि किशोरी लाल शर्मा की उम्मीदवारी और नॉमिनेशन को कैसे कवर करें। झटका तो कुछ कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं को भी लगा ही होगा जो अमेठी में इस बार बड़ी लड़ाई का सपना देख रहे थे, मगर वे पार्टी का झंडा लेकर सड़क पर उतर आए। ये कार्यकर्ता अमेठी में जितना राहुल को जानते हैं उतना ही किशोरी लाल शर्मा को भी। अब इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर किशोरी लाल शर्मा स्मृति ईरानी का मुकाबला करेंगे। शर्मा के नामांकन में यह जो भीड़ आई है बता रही है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता इस लड़ाई को कैसे देख रहा है। रायबरेली जाने से पहले अमेठी आकर प्रियंका गांधी ने बता दिया कि लड़ाई अपने हिसाब से लड़ेंगे, मीडिया और बीजेपी के हिसाब से नहीं। जल्दी में हूँ क्योंकि मुझे रायबरेली भैया के नामांकन के लिए जाना है। चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी के जिंदाबाद। 35 या 40 सालों से जानते हैं, गली गली जानते हैं, उनको अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने लगातार 40 सालों के लिए आपकी सेवा की है। मैंने खुद आंखों से देखा, मैं खुद यहाँ पे आपके साथ मैंने खुद काम किया और इस चुनाव में कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे। क्या बीजेपी अब कहेगी कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का भी सम्मान होता है, परिवार अपने कार्यकर्ता के लिए सीट छोड़ देता है? क्यों कहेगी? पहले वह प्रधानमंत्री मोदी के झूठ को ही झूठ कह दे, यही बहुत है। हम इस वीडियो में रायबरेली के प्रसंग पर भी आने वाले हैं और राहुल के डर वाले प्रसंग पर भी। लेकिन किशोरी लाल शर्मा के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, उन पर बात होनी चाहिए। सूत्रों के हवाले से पतंगे उड़ाने वाले मीडिया को 4-5 दिनों से हवा ही नहीं लगी कि राहुल अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। 2 मई की शाम से मीडिया में सूत्रों ने बोलना शुरू किया कि रायबरेली से लड़ने वाले हैं, अमेठी से नहीं। क्या किसी को अंदाजा नहीं था कि 3-4 दिनों से गौरीगंज में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे किशोरी लाल शर्मा स्मृति ईरानी को चुनौती देने अमेठी आए हैं। राजीव गांधी के साथ काम कर चुके किशोरी लाल शर्मा अमेठी के चप्पे चप्पे को जानते हैं। मोदी के प्रभाव में रहने वाले मीडिया के दौर में किशोरी लाल शर्मा ने
उसे उसकी जमीन बता दी। सब किशोरी लाल शर्मा को देखकर राहुल गांधी के आने की आहट सुनने लग गए, मगर कोई नहीं समझ सका कि किशोरी लाल शर्मा इस बार मैनेजर बनकर नहीं, उम्मीदवार बनकर आए हैं। आप तमाम वीडियो में किशोरी लाल शर्मा का जरा अंदाज भी देखिए। शर्मा जीवन भर पर्दे के पीछे राजनीति का काम करते रहे, लेकिन घोषणा होने से पहले किसी को पता नहीं चलने दिया कि उम्मीदवार बनकर आए। यह है असली मास्टर स्ट्रोक, बड़े बड़े मास्टर स्ट्रोक को चकमा देने वाला। किसी को भनक नहीं लगने दी कि अमेठी से राहुल की जगह किशोरी लाल शर्मा उम्मीदवार होंगे। आज वही किशोरी लाल शर्मा अमेठी की जनता के सामने उम्मीदवार के तौर पर हाथ जोड़े खड़े थे। ऐसा फिल्मों में ही होता है। आप जिसे कुछ नहीं समझते वो अंत में हीरो निकल जाता है। किशोरी लाल शर्मा की राजनीतिक परीक्षा तो अब होगी, लेकिन उन्होंने 4 दिनों से अमेठी में जो शानदार अभिनय किया है, उम्मीदवार होते हुए भी मैनेजर की तरह घूमते रहे, यह इस चुनाव का सबसे रोचक प्रसंग है। अमेठी गए पत्रकारों को रात भर नींद नहीं आनी चाहिए कि जो उनके सामने फकीर बना घूम रहा था वही तो देवता था। मीडिया को बस दिखाई ना दे सका। अगर आप यह कहते हैं कि किशोरी लाल शर्मा कौन है, कांग्रेस ने मजा खराब कर दिया, किसी कमजोर को उम्मीदवार बना दिया, तो क्या आप यह भी कहेंगे कि रायबरेली में राहुल गांधी के सामने दिनेश प्रताप सिंह कौन है? बीजेपी ने कमजोर उम्मीदवार क्यों दिया, मजा खराब कर दिया? क्या बीजेपी के पास रायबरेली की सीट के लिए अरुण गोविल की तरह गंभीर और मजबूत उम्मीदवार नहीं था? गोविल के जवाब देने की क्षमता से मेरठ के बीजेपी के हजारों कार्यकर्ताओं को इस बार कितना ज्ञान मिला। 3 बार के सांसद राजेंद्र अग्रवाल को उखाड़कर गोविल को मुंबई से मेरठ भेज दिया गया, जो कहते रहे कि जब सांसद बन जाएंगे तब जाकर समस्या जानेंगे। चुनाव होते ही गोविल अपना सामान बांधकर मुंबई चले गए। कई लोगों को लगता है कि रामायण सीरियल में राम के रोल की प्रसिद्धि के चलते अरुण गोविल को टिकट मिला, लेकिन याद कीजिए, हाल ही में एक फिल्म आई थी आर्टिकल 370। इसमें अरुण गोविल ने जो किरदार निभाया था वो प्रधानमंत्री मोदी की वेशभूषा और चाल ढाल पर आधारित था। क्या यह एक तरह का परिवारवाद, भाई भतीजावाद नहीं है कि जो फिल्म में मेरा किरदार करेगा उसे टिकट, जो मेरी पार्टी में दशकों से काम करेगा उसे पैदल? स्मृति ईरानी की जीत की भविष्यवाणी तो सब कर रहे हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर किशोरी लाल शर्मा ने उन्हें हरा दिया तो बीजेपी के लिए पूरे यूपी में मजा खराब हो जाएगा। इसलिए अब आप नतीजे आने तक किशोरी लाल शर्मा को हल्के में नहीं ले सकते हैं। अब बीजेपी के पास चुनौती है कि वह किशोरी लाल शर्मा को हराए, और कांग्रेस के पास चुनौती है कि वह किशोरी लाल शर्मा को जिताए। कहीं ऐसा ना हो कि किशोरी लाल शर्मा से हार के डर से बीजेपी अपनी सारी ताकत अमेठी में ही झोंक दे और कांग्रेस अपनी बची खुची ताकत किसी और सीट पर लगाने चली जाए। जयराम रमेश ने कहा है कि अब बजाय व्यर्थ की बयानबाजी के स्मृति ईरानी स्थानीय विकास के बारे में जवाब दें। जो बंद किए अस्पताल, स्टील प्लांट और आईआईटी हैं, उस पर जवाब देना होगा। बात सही है, जब राहुल गांधी ने अमेठी में आने की घोषणा नहीं की थी तब वे चुनौती देती रही कि राहुल मैदान में आ जाएं। अब वो नहीं आ रहे हैं, तब भी वे भागो मत के पोस्टर ट्वीट कर रही हैं। अब जब राहुल ने अपना फैसला कर लिया है, तब स्मृति ईरानी को अमेठी के मुद्दों पर बोलना चाहिए और अमेठी में मौजूद मीडिया को अब अमेठी की समस्याएं दिखानी चाहिए। एक पॉइंट और है, कांग्रेस ने भी तो कुछ दांव पर लगाया होगा। किशोरी लाल शर्मा को उतारकर यह मत कहिए कि कांग्रेस ने स्मृति ईरानी को अमेठी की सीट भेंट कर दी। लड़ाई तब भी होती जब राहुल गांधी आते, और लड़ाई अब भी होगी जब राहुल गांधी अमेठी नहीं आए। अगर अमेठी की जनता स्मृति ईरानी से इतना ही परेशान है तो अब यह असल में जनता का इम्तिहान होगा। जनता अपनी नियति का फैसला करेगी। दरअसल अमेठी का चुनाव अब नेताओं का नहीं रहा, जनता का होकर रह जाएगा। अक्सर किसी मसीहा की तलाश में लगी जनता को अब खुद के लिए फैसला करना है। किशोरी लाल शर्मा ने ट्वीट किया है कि गांधी परिवार ने
अपने खून पसीने से सींची धरती पर मुझ जैसे कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया, ये कर्ज मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। राहुल जी का परिवार अमेठी इस बार विश्वास दिलाता है कि अब गलती नहीं करेगा, कांग्रेस जीतेगी। सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी का आभार। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। हमने 27 अप्रैल को अमेठी में राहुल की उम्मीदवारी को लेकर एक वीडियो बनाया था। उसमें आपको बताया था कि अमेठी में राहुल से ज्यादा स्मृति ईरानी उनके आने का इंतजार कर रही हैं। अपने हर दूसरे भाषण में अलग अलग तरीके से राहुल का नाम लेती हैं। कभी राहुल को चुनौती देती हैं तो कभी तोहमत लगाती हैं कि राहुल गांधी ने परिवार बदल लिया, वे अमेठी के नहीं रहे, वायनाड के हो गए हैं, और अपने बारे में बताने लग गई कि वो अमेठी की हो चुकी हैं, यहाँ अपना घर भी बना लिया है। कि अब भी स्मृति ईरानी राहुल राहुल पुकारती रहेंगी। एक वीडियो भी बना था, मैं अमेठी बोल रही हूँ, अब बीजेपी को दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा, मैं रायबरेली बोल रहा हूँ। वायनाड का वोट हो जाएगा, उसके बाद गांधी का काफिला अमेठी आएगा, जानते हैं ना लोग। रायबरेली से बीजेपी ने भी आखिरी वक्त में दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया है। आज का मीडिया दिनेश प्रताप सिंह को भी उतना ही जानता है जितना वह किशोरी लाल शर्मा को। अब गोदी मीडिया के सामने दोहरी चुनौती है। अगर वह अमेठी में किशोरी लाल शर्मा को साधारण और कमजोर बनाता है तो रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह को कैसे मजबूत और दमदार बताएगा, दोनों को कमजोर कहेगा। अगर उसे दिन भर दिनेश प्रताप सिंह का इंटरव्यू चलाना पड़ गया तो किशोरी लाल शर्मा का भी चलाना पड़ जाएगा, या इस डर से गोदी मीडिया अब रायबरेली और अमेठी से ही भाग जाएगा। अगर गोदी मीडिया कह रहा है कि राहुल गांधी ने अमेठी की सीट स्मृति ईरानी को सौंप दी है, तो क्या वह कह पाएगा कि नरेंद्र मोदी ने रायबरेली की सीट राहुल गांधी को सौंप दी है? मीडिया न तो किशोरी लाल शर्मा को खारिज कर पाएगा, न दिनेश प्रताप सिंह को गले लगा पाएगा। दिनेश प्रताप सिंह पहले कांग्रेस में थे, 2018 में बीजेपी में आ गए, 2019 में सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। जिस चुनाव में बालाकोट स्ट्राइक के चलते मोदी की लहर चल रही थी, उस चुनाव में राहुल तो अमेठी से हार गए, मगर सोनिया गांधी रायबरेली से नहीं हारी, दिनेश प्रताप सिंह हार गए। दिनेश प्रताप सिंह सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नकली गांधी बोल रहे हैं। 2018 के पहले तक उन्हीं के साथ काम किया करते थे। लगता है अमेठी में स्मृति ईरानी जो भाषण दिया करती थीं, उसकी कॉपी अब दिनेश प्रताप सिंह के पास पहुंचा दी गई है। इनकी दावेदारी की घोषणा भी 2 मई को हुई है, एकदम अंतिम चरण में। अगर अमेठी में कांग्रेस की तैयारी नहीं थी तो रायबरेली में बीजेपी की कौन सी बड़ी तैयारी हो गई थी? क्या बीजेपी ने रायबरेली का उम्मीदवार की घोषणा की है? उन्होंने बोलो, डरे कौन है बताइए? क्या उन्होंने रायबरेली का उम्मीदवार की घोषणा की है? स्मृति ईरानी है क्योंकि वो सिटिंग एमपी है। रायबरेली के कैंडिडेट कौन है बीजेपी का बताइए? अब आते हैं राहुल गांधी की रायबरेली से उम्मीदवारी पर। जैसे ही ऐलान हुआ कि राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ेंगे, कई पत्रकार बेचैन हो गए जिन्होंने 10 साल में एक ढंग की रिपोर्ट नहीं की है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक खबर जिनसे नहीं लिखी गई, ना ट्वीट किया गया, वे पत्रकार भी बेचैन हो गए कि राहुल गांधी डर गए। यही वो पत्रकार हैं जो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि अगर राहुल गांधी अमेठी से लड़ते हैं तो वायनाड के साथ धोखा करेंगे। 2014 में नरेंद्र मोदी ने बनारस के साथ वडोदरा से चुनाव लड़ा, जीतने के बाद वडोदरा की सीट छोड़ दी। क्या वडोदरा को धोखा दिया? थोड़ा डर की थ्योरी पर भी अब बात कर लेते हैं। कई लोग डरो मत का पोस्टर साझा करते हुए कहने लग गए कि कार्यकर्ताओं को डरो मत कहने वाले राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़े, डर गए। यह बड़ा सवाल है, लेकिन डर से अमेठी छोड़ दिया यह भी अतिरेक है, और रायबरेली से लड़कर नया चैलेंज दे दिया यह भी अतिरेक है। अगर आप राजनीति को डर और चुनौती के रूप में ही देखेंगे
तो बहुत कुछ देखने से चूक जाएंगे। राजनीतिक फैसलों की कई परतें होती हैं, फैसला सही था या नहीं इस पर मुहर तो जनता लगाएगी। मीडिया में मेरे बारे में कहते थे कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, नॉन सीरियस है। आपने देखा होगा मीडिया में 24 घंटा नॉन सीरियस। मनरेगा नॉन सीरियस, जमीन अधिकरण बिल नॉन सीरियस, न्यामगिरी नॉन सीरियस, भट्टा परसोल नॉन सीरियस, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, विराट कोहली सीरियस। मतलब हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में मान लीजिए यह कमरा है, इसमें 1000 लोग बैठे हैं। 1000 लोग में से आप यहां पे 20 लोगों को हेडफोन दे दीजिए और माइक्रोफोन दे दीजिए, और वो 20 लोग 24 घंटा चर्चा कर रहे हैं, और 990 लोग यहां बैठे हुए हैं। उनकी ना कोई बात सुनता है, ना उनके पास लाउड स्पीकर, ना उनके पास माइक्रोफोन, हेडफोन। वो देखते रह जाते हैं, और जब भी कोई 90% की बात करता है तो वो नॉन सीरियस हो जाता है। राहुल गांधी अमेठी से लड़ते या नहीं लड़ते, तब भी गोदी मीडिया में उनकी छवि बहादुर की नहीं बनाई जाती, इस पर क्लियर हो जाइए। 10 साल की ट्रेनिंग का नतीजा है कि गोदी मीडिया राहुल के हर फैसले में कंफ्यूजन देखेगा, कमजोरी देखेगा, क्योंकि मास्टर स्ट्रोक और निर्णय लेने की क्षमता केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रिजर्व है। जिस नेता ने करीब 1 साल तक पदयात्रा की हो, उसके लिए कभी मास्टर स्ट्रोक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, वरना गोदी मीडिया का रिंग मास्टर नाराज हो जाएगा। पर सवाल तो है कि क्या राहुल गांधी ने रायबरेली से लड़ने का फैसला कर ठीक किया, अमेठी में लड़ने से डर गए? दोनों ही सवाल अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं, और हम इस वीडियो में उसी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मीडिया में राहुल गांधी के अमेठी से नहीं लड़ने पर धमाका सा हो गया है, तो सोचिए बीजेपी के कश्मीर से नहीं लड़ने पर इतनी चुप्पी क्यों है? बीजेपी कश्मीर घाटी की 3 सीटों से चुनाव नहीं लड़ रही, धारा 370 पर चुनाव लड़ रही है, और जहां से धारा 370 हटाई गई वहीं से भाग गई, वहीं के लोगों से इसके नाम पर वोट नहीं मांग रही। आप हमारा 2 मई का वीडियो जरूर देखिएगा। तो सवाल कौन सा बड़ा है, कश्मीर की 3 सीटों से बीजेपी भाग गई या अमेठी में चुनाव लड़ने से राहुल गांधी डर गए? यह आपको तय करना है। पत्रकार गौरीगंज में व्यस्त रहे और राहुल गांधी रायबरेली के हाथी पार्क वाले दफ्तर में चले गए। क्या यह सब तय था और मीडिया को चकमा देने के लिए हो रहा था, ताकि कुछ दिनों तक अमेठी अमेठी होता रहे? इस दौरान अमेठी के लोगों की बातें उसी टीवी स्क्रीन पर आ गईं, जिस पर उनकी परेशानी कभी नहीं दिखाई जाती थी। क्या मीडिया अब भी दिखाएगा? जयराम रमेश ने लंबा सा ट्वीट किया है और कांग्रेस का पक्ष काफी विस्तार से रखा है। गौर कीजिएगा उनकी बातों पर। जयराम रमेश लिखते हैं कि राहुल गांधी जी की रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबर पर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी राय हैं, लेकिन वह राजनीति और शतरंज के मंजे हुए खिलाड़ी हैं और सोच समझकर दांव पर चलते हैं। ऐसा निर्णय पार्टी के नेतृत्व ने बहुत विचार विमर्श करके बड़ी रणनीति के तहत लिया है। इस निर्णय से बीजेपी, उनके समर्थक और चापलूस धाराशायी हो गए। बेचारे स्वयंभू चाणक्य जो परंपरागत सीट की बात करते थे, उनको समझ नहीं आ रहा अब क्या करें। कल एक मूर्धन्य पत्रकार अमेठी के किसी कार्यकर्ता से व्यंग्य में कह रही थीं कि आप लोगों का नंबर कब आएगा टिकट मिलने का? लीजिए आ गया। कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता अमेठी में बीजेपी का भ्रम और दंभ दोनों तोड़ेगा। जयराम रमेश के एक ट्वीट से हाल ही में राहुल गांधी का ट्वीट किया गया एक वीडियो याद आ गया, जिसमें वे शतरंज के खेल की बात कर रहे हैं। जयराम रमेश भी कह रहे हैं कि राहुल शतरंज के मजे हुए खिलाड़ी हैं।
तो क्या राहुल गांधी अपने इस वीडियो के जरिए लोगों को, पत्रकारों को संकेत दे रहे थे कि वो क्या करने वाले हैं, वो कौन सी चाल चलेंगे, उन्हें ठीक से देखो और समझो। चुनौती तो दी जाती थी कि कांग्रेस के नेता अपनी परंपरागत सीट से ही लड़ते रहे हैं, तो कांग्रेस ने इस बार क्या ये धारणा तोड़ दी? लेकिन राहुल गांधी रायबरेली तो गए ही, वह भी परंपरागत सीट मानी जाती है। अब इस पर जयराम रमेश कहते हैं कि रायबरेली सिर्फ सोनिया जी की नहीं, खुद इंदिरा जी की भी सीट रही है। यह विरासत नहीं, जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। इस अंतर्विरोध को फिलहाल किनारे करते हुए जयराम रमेश उल्टा प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देते हैं और लिखते हैं कि रही बात गांधी परिवार के गढ़ की, तो अमेठी, रायबरेली ही नहीं, उत्तर से दक्षिण तक पूरा देश गांधी परिवार का गढ़ है। राहुल गांधी तो 3 बार उत्तर प्रदेश से और 1 बार केरल से सांसद बन गए, लेकिन मोदी जी विंध्याचल से नीचे जाकर चुनाव लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाए? जयराम रमेश प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि आप दक्षिण से चुनाव लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा सके? याद कीजिए, 2024 का चुनाव शुरू होने से पहले कई हलकों में फर्जी चर्चाएं चलाई गईं कि नरेंद्र मोदी तमिलनाडु से चुनाव लड़ेंगे, बनारस में तमिल संगम करा रहे हैं, तमिलनाडु से अयोध्या ट्रेन चला रहे हैं, 100 तरह की बातें। मगर 10 साल तक इतना विकास करने के बाद वे दक्षिण में अपनी पार्टी का प्रसार भी नहीं कर सके, ना वहां से चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटा सके। उल्टा बिना वजह कच्छतीबू का फालतू मुद्दा उठाकर चुनावी बहस को भटकाने का प्रयास किया। तमिलनाडु का चुनाव खत्म होते ही उसे भुला भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी अपने डर की बात नहीं करते, नहीं कहते कि उनकी पार्टी कश्मीर की 3 सीटों से भाग गई है, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल के फैसलों में उन्हें डर जरूर दिखाई देता है। सुनिए। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी, और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई, और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं, और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा, वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं, और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। स्मृति ईरानी ने भी प्रधानमंत्री के भाषण का यह हिस्सा ट्वीट किया है कि डरो मत, भागो मत। आपसे फिर से यह सवाल पूछता हूं, बड़ा सवाल क्या है? राहुल का अमेठी से नहीं लड़ना या धारा 370 के नाम पर देश भर में चुनाव लड़ने वाली बीजेपी का कश्मीर घाटी की 3 सीटों से भाग जाना? बीजेपी कश्मीर घाटी से क्यों भाग गई? इसलिए भाग गई कि जमानत जब्त होने का डर सता रहा था। आप कश्मीर से भाग सकते हैं, वो बहादुरी है, और अमेठी की सीट राहुल गांधी ने छोड़ दी तो राहुल का डर है, राहुल डरपोक हैं। हिम्मत और बहादुरी का सारा टेस्ट केवल राहुल पर ही नहीं होना चाहिए। याद कीजिए, राष्ट्रीय राजनीति में 56 इंच का सीना लेकर कौन आया और शेर बनकर कौन आया? बहादुरी तो तब होती जब बीजेपी कश्मीर घाटी की 3 सीटों से नहीं भागती। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की तमाम सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। जम्मू की 2 सीटें, लद्दाख का 1 सीट और कश्मीर की 3 सीटों पे उनके उम्मीदवार जो है खड़े थे। इस बार भी हम उम्मीद कर रहे थे कि बीजेपी जो है, जिन्होंने बहुत से दावे किए, खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर से 370 हटा, हमारा झंडा लिया गया, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको रद्द की गई,
और बीजेपी ने बहुत दावे किए कि जम्मू कश्मीर ने बहुत तरक्की की है, जम्मू कश्मीर के हालात बदल गए हैं, जम्मू कश्मीर के लोग 2019 के फैसले से बहुत खुश हैं। ये मौका था बीजेपी को कि वो साबित करें कि वाकई लोग उनके इस फैसले से खुश हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि जहां 2019 में उनको लगा था कि उन्होंने लोगों के दिल जीते हैं, इस बार इन्होंने तस्लीम किया है कि लोगों के दिल जीतने में अभी बीजेपी को काफी वक्त लगेगा। उन्होंने यहां तक कहा कि उन्हें कोई जल्दी नहीं है वादी में कमल का फूल जो है खिलाने में, और खिलने में टाइम लगे तो उन्हें कोई इस बात से परेशानी नहीं है। लेकिन हकीकत ये भी है कि बीजेपी बेशक उनका चुनावी निशान जो है कमल का फूल, वो मशीन पे नहीं होगा, उसका बटन पोलिंग बूथ में आपको दिखेगा नहीं। हमारा यह वीडियो धीरज के साथ देखिएगा, दोबारा देखिएगा। बात केवल अमेठी या रायबरेली की नहीं है। इस वीडियो में आपको कई सारी चीजें देखने और समझने को मिलेंगी। अमेठी से राहुल गांधी का नहीं लड़ना डर से जुड़ा नहीं है। अमेठी जीत जाएं और 2024 का चुनाव हार जाएं तो वो हार अमेठी की जीत से कहीं बड़ी मानी जाएगी। राजनीति को वैसे मत देखिए जैसे गोदी मीडिया दिखाता है। क्या इसमें कांग्रेस या राहुल की बहादुरी नहीं कि कांग्रेस ने ऐसा मैनिफेस्टो बना दिया जिससे वोट मिले ना मिले, मगर उसमें प्रधानमंत्री मोदी को कभी भैंस नजर आ रही है, कभी मंगलसूत्र नजर आ रहा है, कभी मुस्लिम लीग नजर आने लग जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो बाजरे तक का एक्सरे करवा दिया। क्या क्या बोल रहे हैं। हर साल इंडिया गठबंधन का एक नया प्रधानमंत्री होगा। पता नहीं कौन से अखबार की फर्जी खबर का हवाला दे रहे हैं। यह तो लेवल है प्रधानमंत्री का, इस पर कोई लेख नहीं लिखेगा, किसी में हिम्मत नहीं। मुझे बताइए, गजब गजब तरह के झूठ बोलकर चुनाव लड़ना बहादुर का लक्षण होता है या राय बहादुर का लक्षण होता है? टेल मी वेरी क्लियरली, डू यू गेट माई पॉइंट? जिन्हें शेर कहा जाता था वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते हैं और अमेठी के जरिए लोग राहुल गांधी के डर का टेस्ट लेना चाहते हैं। मेरा बस इतना कहना है कि अमेठी से लड़ने और नहीं लड़ने का संबंध डर और बहादुरी से नहीं है, राजनीति से है। वो राजनीति क्या है? बेशक इसे लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उन्हें पूरा सम्मान दिया ही जाना चाहिए। कांग्रेस को भी पहले ही दिन खंडन कर देना चाहिए था कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। 300 से अधिक उम्मीदवारों के नाम घोषित हो गए, लेकिन अमेठी और रायबरेली बाकी रह गई। जाहिर है चर्चाएं बढ़ती चली गईं कि अमेठी से कौन लड़ेगा। 27 अप्रैल को चुनाव समिति की बैठक हुई। उस दिन भी चर्चा चल गई कि अमेठी से लड़ेंगे या नहीं। उस दिन जयराम रमेश ने कहा फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ दिया गया है, लेकिन यह फैसला देखकर कहीं से नहीं लगता कि राहुल गांधी ने अपने हिसाब से फैसला किया है। अगर इसके पीछे पार्टी की कोई रणनीति थी तो वो रणनीति क्या थी, ये पता लगाने वाली बात है। अगर केवल राहुल का फैसला है तो ये भी राहुल से ही जानने वाली बात है। राहुल गांधी ने रायबरेली से लड़ने का फैसला कर यह तो दिखा दिया कि वे अपना फैसला इस आधार पर नहीं करते कि प्रेस में उनके बारे में क्या छपता है। जिस प्रेस में रोज उनके राजनीतिक रूप से समाप्त होने के लेख छपते हों, उनकी रैलियों के बारे में कुछ नहीं छापा जाता हो, उसके हिसाब से राहुल गांधी ने फैसला लेना लगता है छोड़ दिया है। मीडिया ने एक तरफ अमेठी को इतना हाई प्रोफाइल बना दिया जैसे अमेठी का चुनाव बनारस का चुनाव हो। रायबरेली में राहुल का बड़ा सा पोस्टर तैयार था, ट्रक पर टांगा जा रहा था, सजाया जा रहा था। क्या किसी को पता नहीं चला? कहीं तो यह पोस्टर प्रिंट भी हुआ होगा। क्या राहुल गांधी ने मीडिया को ज्यादा झटका दे दिया? जिस तरह मोदी रात 8 बजे नोटबंदी लागू कर झटके और सदमे देते रहे, अमेठी में डेरा जमाए मीडिया को भी 2 मई की शाम अंदाजा हुआ कि अमेठी से नहीं रायबरेली से लड़ सकते हैं। अंग्रेजी में अपने दोस्तों के लिए संपादकीय लिखने वाले बुजुर्ग पत्रकार भी लड़खड़ा गए, बल्कि कई लोग तो झुंझला गए हैं। कांग्रेस की सफाई के बाद भी कई लोगों के मन में यह सवाल रहेगा ही कि अमेठी से लड़ते, लेकिन पूरे चुनाव को 2 उम्मीदवारों के बीच की लड़ाई का ड्रामा बनाना क्या ठीक रहता? बीजेपी चाहती होगी कि यूपी का चुनावी माहौल इसी में निकल जाए, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा नहीं होने दिया। नरेंद्र मोदी बार बार परिवारवाद, विरासत के नाम पर अटैक करते हैं। सबने देखा है कि परिवारवाद के नाम पर अपनी पार्टी में भी टिकट देते हैं और परिवारवादी दलों से समझौता भी करते हैं।
लेकिन प्रियंका गांधी इस नैरेटिव को अपने तरीके से बदल रही हैं, उसे त्याग और बलिदान से जोड़ती जा रही हैं। राहुल गांधी अक्सर इस तरह की भावुकता से बचते हैं, लेकिन भावुकता से भरी मोदी की राजनीति का जवाब इस भाषण में मिल सकता है। 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से, मैं नाराज थी। मेरे दिल में यह भावना थी, मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना। मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे, और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में। मैं नाराज थी। मैं समझती हूं शहादत की का क्या मतलब है। जैसे आज मैं 52 साल की हूं, आज मैं 52 साल की हूं, पहली बार मैंने ये चीज सार्वजनिक ऐसे मंच पे कही है। लेकिन वो जो नाराजगी थी मेरी, आस्ते आस्ते मैं समझी कि उस तरह की जो नाराजगी होती है वो सिर्फ उससे होती है जिससे प्रेम करते हैं हम। मेरे देश के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है, मैं कैसे समझाऊं। जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मेरे दिल तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इस देश के किसान हो, इस देश की मिट्टी आपने सींची है अपने पसीने से, अपने बेटे भेजे हैं सरहद पे। जब आपके बेटे शहीद होते हैं इस देश के लिए, तो मैं जानती हूं कि आपके दिल में क्या भावना है, क्योंकि वही भावना मेरे दिल में है। इस चुनाव में सवाल सत्ता पक्ष की तरफ काफी बड़े बड़े हैं। बीजेपी ने अपने सांसद बृजभूषण सिंह का टिकट काट दिया, उन पर देश की महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए, तब तो बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। लेकिन कार्रवाई के नाम पर संतुलन का रास्ता निकाला गया है। बृजभूषण सिंह के बेटे को टिकट दिया गया है। आप तय कीजिए, बृजभूषण सिंह ने जो भी कथित रूप से किया है, क्या बेटे को उसका इनाम मिला है? सवाल यहां है। सवाल यह नहीं कि अमेठी में चुनाव लड़ते तो यूपी की राजनीति बदल जाती। ऐसा कहने वाले शायद यूपी को कम जानते हैं। यूपी की राजनीति इससे तय नहीं होती, न बदलती है कि कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है। ईमानदारी से देखिए तो यूपी की राजनीति तय होती है बुलडोजर से, मंदिर से, मस्जिद से, किस मस्जिद के नीचे मंदिर है उससे, कौन कहां नमाज पढ़ेगा, लाउड स्पीकर कहां बजेगा, कहां नहीं बजेगा, रामनवमी का जुलूस किधर से निकलेगा, किधर से नहीं निकलेगा। इन सब बातों से यूपी की राजनीति तय होती है। मैनपुरी में योगी के रोड शो में बुलडोजर लाया गया, बुलडोजर से सलामी दिलवाई गई। संवैधानिक व्यक्ति आज तक बंदूक से सलामी लेते रहे हैं, मगर अब बुलडोजर भी चल जाता है। इसी साल यूपी में 10वीं और 12वीं में कई लाख छात्र फेल हो गए। यूपी धर्म और जाति की राजनीति छोड़कर पढ़ाई की राजनीति नहीं कर सकता। जब आवारा पशु और सांड यूपी की राजनीति को नहीं बदल सकते, तो राहुल गांधी अमेठी से लड़कर यूपी में कांग्रेस का भविष्य नहीं बदल सकते थे, और ना रायबरेली से लड़कर बदल देंगे। यूपी अपनी नियति अगले कई दशकों के लिए बदल चुका है। हमारा यही कहना है कि राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं, इसका संबंध राजनीति से है, डर से नहीं। फिर भी कई लोग इस सवाल को आसानी से नहीं भुला पाएंगे, और वे पूरी तरह गलत भी नहीं है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते तो अच्छा रहता। जिस सीट पर हार हुई है उसी सीट से लड़ते, लेकिन अमेठी से लड़कर राहुल गांधी क्या यूपी में कांग्रेस को खड़ा कर देते? क्या कांग्रेस की कमजोरियां उससे रातों रात दूर हो जाती? एक तरफ आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी कमजोर दावेदार हैं,
दूसरी तरफ आप उसी कमजोर दावेदार के सामने सबसे मजबूत नेता को आए दिन झूठ से लेकर अनाप शनाप बोलते हुए देख तो रहे हैं। इसलिए हमारा वीडियो ठीक से देखा कीजिए। अभी होना बाकी है, मगर हम होने वाले हैं। इसलिए होने से पहले ही हम अपने सभी 1 करोड़ सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।